अभी चैप्टर नंबर 17 की हेडिंग दे दें और लिखें डिफरेंस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, डिस्क्रीट टाइम। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, डेल्टा वाई टी इक्वल है डेल्टा वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी, सॉरी डेल्टा नहीं रहेगा, वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी। दो वाई की कंसेक्टिव वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी से डिनोट करेंगे ना। जी सर। वाई में जो डिफरेंस है बेसिकली इन दो वैल्यूज के दरमियान गैप को बोलते हैं। तो डेल्टा वाई टी कैन बी रिटन एज वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी। तो यही आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। अब इसमें सपोज कर लें वाई टी, डेल्टा वाई टी अगर आपको गिवन है 2, तो इसका मतलब आपने वाई टी प्लस वन फाइंड अगर करना हो तो आप इसको लिखेंगे 2 इक्वल वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी। इसको यूं लिखा जा सकता है। जी सर, क्योंकि हमने उसको उसके बराबर लेट किया है। जी, तो ये वाई टी प्लस वन इधर ही रहा, ये माइनस वाई टी उधर जाके प्लस का हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया वाई टी प्लस वन इक्वल वाई टी प्लस टू, आंसर है। तो वाई टी प्लस वन इसका आंसर हमने निकालना है। अब एक्सरसाइज 17.2 से स्टार्ट करना है हमने काम। जी सर। पेज नंबर 551 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसका ए पार्ट करवाने लगा हूँ। वो कहता है जी डेल्टा वाई टी इक्वल 7, इसका सोल्यूशन बताएं। तो वी नो दैट डेल्टा वाई टी इक्वल है वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी। सो 7 इक्वल वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी, और वाई टी प्लस वन इधर से हमारा निकल आया वाई टी प्लस 7, आंसर है। इतना सा काम, बस सर, इतना सा काम करना है। बस। आगे इसका बी पार्ट खुद ही करना है आपने। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इटरेशन। ए पार्ट में आपको वो कहता है, बुक में देखे जरा क्या है ए पार्ट में लिखा हुआ है, बाय टी प्लस वन। जी सर। टी प्लस वन है कि टी प्लस वन है? सर, वाई टी प्लस वन इज इक्वल टू वाई टी प्लस वन है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सर, साथ में उसमें वाई टी प्लस वन जो है वो बड़ा है। ये इस तरह, जी सर, इस तरह। ठीक है। और वाई जीरो ये 10 है, हाँ जी सर, 10 है। ठीक है। सोल्यूशन, अब इटरेशन मेथड लगा के हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी डिड्यूस स्टेप बाय स्टेप, ये आपने लाइन लिखनी है। जिसमें स्टेप बाय स्टेप का मतलब टी इक्वल टू जीरो पुट करना। तो वाई जीरो प्लस वन इक्वल वाई जीरो प्लस वन, ये हो गया। जी सर। तो जीरो प्लस वन को वाई वन बोलते हैं, ये इक्वल जी सर। वाई जीरो प्लस वन, ये आ गया। उसके बाद टी इक्वल टू वन जिसको पुट किया तो ये बन जाएगा वाई वन प्लस वन इक्वल टू वाई वन प्लस वन, यानी कि वाई टू, ये आ गया वाई वन प्लस वाई। समझे बात?
जी सर। इसी तरह t इक्वल 2 पुट करेंगे तो ये y3 इक्वल y2 प्लस 1 आ जाएगा। जी सर। ठीक है, तो यही सिस्टम अगर हम फॉलो करते जाएं तो हमें समझ लग गई। अच्छा, ये जो आपने एक मिनट है, ये आपने तो लिखा हुआ है ना, t इक्वल टू 1 जब पुट किया y2 इक्वल टू y1 प्लस, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे y2 इक्वल y0 प्लस 1, ये y1, इसका ऊपर ये आंसर नहीं निकाला हुआ y0 प्लस 1, जी सर। तो इसका मतलब y0 प्लस 1 हो गया। ठीक, तो ये फाइनली बन गया y2 इक्वल y0 प्लस 2। ओके, जी सर। अब t इक्वल टू 2 पुट किया तो ये y2 प्लस 1 आ गया y3, और इसको y3 इक्वल y0 प्लस 2 भी लिख सकते हैं ना, पीछे निकाला हुआ हमने, जी सर। प्लस 1, ये हो गया। तो फाइनली y3 क्या आ गया, y0 प्लस 3। समझ लग रही है बात? जी सर। अब ये देखें, y1 है तो y0 प्लस 1, y2 है तो y0 प्लस 2, y3 है तो y0 प्लस 3, y4 का क्या आंसर आएगा, y0 प्लस 4। y0 + 4। और सो अगर y का आंसर निकालना चाहें, y0 प्लस t, y0 + t। यही होगा ना? जी सर। ठीक है, तो y0 तो हमारे पास गिवन है y0 इक्वल 10, सो yt आ गया 10 प्लस t आंसर। ये स्टेप बाय स्टेप हमने इटरेशन मेथड लगा दी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट है, yt प्लस 1 इक्वल अल्फा yt और y0 ये बीटा गिवन है। सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, t0 y का 0। जी। t0 रखा तो ये बन गया y1 इक्वल अल्फा y0, t इक्वल 1 रखा तो ये बन गया y2 इक्वल अल्फा y1, और आगे y2 इक्वल अल्फा y1 की जगह पे अल्फा y0, y2 आ जी गया सर। अल्फा स्क्वायर y0। ठीक, t इक्वल टू 2 रखेंगे तो y3 अल्फा y2, और y2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की तो अल्फा अल्फा स्क्वायर y0, तो y3 क्या आ गया अल्फा क्यूब y0। समझ लग रही है बात? जी सर, लग रही है। फिर ये t के लिए ये क्या बन जाएगा, yt इक्वल अल्फा t अल्फा q y0, यही बनेगा ना? जी सर, यही बनेगा। तो y0 की जगह पे पुट करते हैं, बट y0 इक्वल है बीटा। सो आंसर है इसका सी पार्ट, yt प्लस 1 इक्वल अल्फा yt माइनस बीटा, और yt इक्वल 0, t इक्वल 0। वी डिड्यूस स्टेप बाय स्टेप। t इक्वल टू 0 जब करेंगे तो क्या होगा, y1 इक्वल अल्फा y0 माइनस बीटा होगा। जी सर। t इक्वल 1 करेंगे तो क्या होगा, y2 इक्वल अल्फा y1 माइनस बीटा,
और y1 की जगह पे आप अल्फा y0 माइनस बीटा लिखेंगे तो माइनस बीटा ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो y2 था सर, y2 इक्वल क्या बन गया जी, अल्फा स्क्वायर बाय नॉट माइनस अल्फा बीटा बीटा इंटू 1 सर प्लस अल्फा। आपसे कॉमन ले लिया ये देखो ये स्टेप किस में लगी। जी सर लग गई है ठीक है, इसी तरह y3 भी निकालना है, t इक्वल टू 2 करेंगे जब, तो ये बन गया y3 इक्वल अल्फा y2 माइनस बीटा। y2 की जगह पे लगाएंगे इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर y0 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा, और माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा, ये होगा। जी सर यही होगा तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, ये बन गया भी अल्फा क्यूब, चेक कर लीजिएगा, y0 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये स्क्वायर में खुद चेक कर लीजिएगा, यही बनेगा। ठीक है, जी सर चलो y4 भी निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 3 करेंगे ना, ये आपने चेक करके मुझे बता देना। y4 आएगा अल्फा 4 y0 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। ओके, जी सर तो हर किसी में एक सिमेट्री नजर आ रही है, पैटर्न पता चल गया। जी सर अल्फा की वैल्यू बढ़ती जा रही है सर हाँ, फॉर एनी पीरियड टी, वाई टी क्या हुआ, कौन लिखवाएगा। सर मैं लिखवाती हूँ वाई टी होगा अल्फा टी वाई नॉट हम्म, माइनस बीटा हम्म, 1 प्लस अल्फा 2 हम्म। और फिर सर हम अल्फा के ऊपर टी डाल देंगे डॉट के साथ ये 100 चलता लास्ट रहेगा, में आखिरी वैल्यू क्या आएगी भला, ये बताओ। सर अल्फा टी पता था यही बोलोगी, टी माइनस 1, यही मैंने चेक करना था क्या बताती। जी सर लो जी आंसर। जनरल मेथड, जनरल मेथड का मतलब आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये दोनों चीजें निकालनी पड़ती हैं। और पार्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे डिफरेंस इक्वेशन का, सबसे पहले तो डिफरेंस इक्वेशन वो देख लें किस तरह की होती है। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। ये होती है जी वाई टी प्लस 1 इक्वल सी। ठीक हो गया, ये याद रखनी है इक्वेशन आप। पार्टिकुलर इंटीग्रल इसमें दो केसेस हैं। पहला केस वाई पी वो इक्वल होगा सी ओवर 1 प्लस ए के, इफ ए नॉट इक्वल टू -1। केस 2 वाई पी इक्वल होगा सी टी के, इफ ए इक्वल -1। ये दो ही केसेस हैं। ओके जी, जी सर एग्जाम्पल 1, वाई टी प्लस 1 प्लस
3y t इक्वल 5। इसका वो आपको कहता है फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। ए क्या है जी इधर, जल्दी बताएं जरा। सर ए है 3, सी क्या है, y फाइव। सॉरी सर 5, तो ए जो सा है वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो वाई पी इक्वल सी ओवर 1 प्लस ए होगा, 5 ओवर 1 प्लस 3, तो 5 ओवर 4 आंसर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आंसर में कहीं पे टी नहीं आ रहा, इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल 2, t+1 माइनस वाई टी इक्वल 3। सोल्यूशन, इसका भी पार्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड करना है। ए क्या है जिसमें, नहीं समझ आ रही है क्या है? सर ए है -1, सी क्या है, 3, ए इक्वल आ गया -1 के, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू सी टी हुआ, जी तो ये आ गया 3t। आंसर है, इसके आंसर में टी आ रहा है, इसे बोलेंगे मूविंग इक्विलिब्रियम। आंसर है। ओके जी, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आ गया दोनों केसेस का। जी क्लियर है, तो आगे हेडिंग दे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इक्वेशन हमारे पास वाई टी प्लस 1 प्लस ए वाई टी इक्वल सी। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। इसमें भी दो केसेस हैं। केस 1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ए माइनस स्मॉल ए की पावर टी, साइड पे आपने ये लिख देना है इफ ए नॉट इक्वल टू -1। और केस 2, वाई सी इक्वल ए इफ ए इक्वल टू -1। समझे बात? वाई टी प्लस 1 प्लस 3y t इक्वल 6। आपको बोलता है फाइंड पार्टिकुलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पार्टिकुलर का क्या फॉर्मूला होगा, ए 3 है, सी 6 है, ए नॉट इक्वल टू -1 है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, सी ओवर 1 प्लस 6 ओवर 1 प्लस 3, 6 ओवर 4, ये क्या बन गया 3 ओवर 2। आंसर, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी ए माइनस ए की पावर टी, ये लिखेंगे ना फार्मूला, जी सर क्योंकि ए -1 है। तो वाई सी आपका हो गया ए स्मॉल ए इक्वल टू 3 है, तो -3 की पावर टी। आंसर है।
पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेंगे दोनों? जी सर, निकाल लेंगे। ठीक है, जी सर, कर लिया नोट। आगे लिखें जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वाई टी से डिनोट किया जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर इंटेग्रल इन दोनों को ऐड करके आता है। इतना सा इसमें काम। और डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन के लिए t इक्वल टू 0 पुट किया जाता है। एंड फॉर डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन पुट t इक्वल टू 0 in general solution and find the value of a। यहां तक काम होता है। अभी जो पीछे एग्जांपल लिखवाई थी मैंने आपको, वाई टी प्लस 1 प्लस 3 y t इक्वल टू 6, ये था कि क्या था? जी सर, यही था। इक्वल टू, हाँ यही था। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड अगर करना है तो उसमें पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करते हैं। वाई टी है वाई सी प्लस वाई पी। वाई पी क्या निकाला था हमने? 3/2 था सर। 3 एंड वाई सी था a -3 की पावर t। सो जनरल सॉल्यूशन वाई टी आ गया a -3 की पावर t प्लस 3/2। आंसर। आते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 पे। एक्सरसाइज नंबर 17.2 पेज नंबर 551 पे थी। आपको वो कहते हैं फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन एंड डेफिनेट सॉल्यूशन। ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 उसका ए पार्ट। वाई टी प्लस 1 प्लस 3 y t इक्वल 4 और साथ इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है y0 इक्वल टू 4। सॉल्यूशन। ठीक है, हियर a इक्वल 3 एंड c इक्वल 4। a नॉट इक्वल टू -1 वाला केस है, ये केस 1। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल y p equal c over 1 plus a। By putting the values 4 over 1 plus 3, तो y p आ गया 1। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा ना? जी। the complementary function y c इक्वल a माइनस a की पावर t। y c आ गया a -3 की पावर t। जनरल सॉल्यूशन y t इक्वल है y c प्लस y p
वाई टी इक्वल ए माइनस 3 की पावर टी प्लस 1। यहाँ तक तो आगे बगैर किसी दिक्कत के। डन। जी सर। अब डेफिनेटाइज सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। इक्वल टू 0 पुट किया जाता है जी जनरल सॉल्यूशन में। तो जहां जहां पे टी नजर आएगा वहां वहां पे 0 पुट कर देंगे। वाई टी है तो ये वाई 0 बन गया, ए माइनस 3 की पावर 0 हो गया प्लस 1। समझ लगी बात? हाँ जी। वाई 0 इक्वल ए माइनस 3 की पावर 0, ये 1 होता है। हाँ जी। तो 1, चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। वाई 0 इक्वल ए प्लस 1 हो गया। जी सर। वाई 0 क्वेश्चन में गिवन है, बट वाई 0 इक्वल 4, ये देखे ना क्वेश्चन में ये गिवन। सो 4 इक्वल ए प्लस 1। जी सर। तो यहाँ से ए निकल आया, ए 3 आ गया। जी 4 माइनस 1, ए इक्वल आ गया 3। इस ए की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें, आपका डेफिनेटाइज सॉल्यूशन आ जाए। पुट इट इन जनरल सॉल्यूशन। तो ये बन गया वाई टी इक्वल 3 माइनस 3 की पावर टी प्लस 1। दिस इज डेफिनेट सॉल्यूशन। आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाकी पार्ट जितने भी हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले पार्ट में हो सकता है कि वो नेचर ऑफ टाइम पास पूछे, वो मैं आपको कल बताऊंगा, आज इतने रखें। अच्छा जी, हेडिंग दें द जनरल एंड डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। इसका पहला केस, व्हेन ए इक्वल -1, व्हेन ए नॉट इक्वल टू -1। पर्टिकुलर इंटेग्रल आपको पता है किसका इक्वल होता है, उसका फार्मूला सी ओवर 1 प्लस ए के इक्वल होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल होता है, बाई सी ए की पावर माइनस ए टी। अच्छा, ये जो माइनस ए है ना, ये बी के इक्वल होता है। बाद जगह पे इसकी जगह पे बी भी लिखा होता है, मतलब ए बी की पावर टी। ए के मतलब समझे बात? पर्टिकुलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। जनरल सॉल्यूशन हमें पता है इन दोनों को ऐड करके आता है, वाई सी प्लस वाई पी करके। तो जनरल सॉल्यूशन बन गया ए माइनस ए टी प्लस सी ओवर 1 प्लस ए। ठीक। अब डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन वो कैसे निकलता है, इसमें पुट टी इक्वल 0, तो वाई 0 ए प्लस सी ओवर ए, सी ओवर 1 प्लस ए, ये होगा। क्यों भी देखें, यही हुआ ना। जी सर। और इधर से ए की वैल्यू निकाल लें, यहाँ ऊपर करते हैं। ए यहां से निकल आया वाई 0 माइनस सी ओवर 1 प्लस ए। इस ए की वैल्यू को इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दो। पुट इट इन जनरल सॉल्यूशन। तो ये बन गया वाई
टी इक्वल y0 माइनस सी ओवर 1 प्लस ए, इस ए की जगह पे हमने उसकी ये वैल्यू पुट कर दी और साथ ये माइनस ए की पावर टी एज इट आ गया, और प्लस सी ओवर 1 प्लस ए भी एज इट आ गया। ये डेफिनेट सॉल्यूशन है, आंसर। लिख लिया। आगे हेडिंग दें, द डायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपने ये बताना है ऑसिलेटरी एंड नॉन ऑसिलेटरी। जिसे स्टैटिक, नॉन ऑसिलेटरी को स्टैटिक भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मूविंग, नॉन ऑसिलेटरी स्टैटिक, तो उनकी जगह पे ये नए वर्ड आपको मैंने बता दिए, ये भी याद रखें। सर कौन से नेम दोबारा रिपीट करें? है लिखे थे इन्हें, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा जी सर। है, ये ऑसिलेटरी एंड नॉन ऑसिलेटरी। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन, इफ बी इज पॉजिटिव, मैंने आपको पहले बताया बी वो माइनस ए के इक्वल होता है, तो वो जो आपका लिखा हुआ था ना ए की पावर माइनस ए टी, तो इस माइनस ए की वैल्यू ये आपने देख लेनी है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 अगर हुई तो इसे बोलेंगे टाइम पाथ आपका नॉन ऑसिलेटरी है, स्टैटिक है, अपनी जगह पे रुका हुआ है। द टाइम पाथ is non-oscillatory. Static. For example, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपके पास वाई सी इक्वल 3 × 4 की पावर टी, बल्कि जनरल सोल्यूशन इसे कह दें, +5 है। तो यहाँ पे b इक्वल टू 4 है ना भाई, ये b होता है, अभी बताया आपको मैंने। जी सर। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो टाइम पाथ क्या बना, समझे बात। दूसरी कंडीशन, अगर तो b आपका नेगेटिव, उस वक्त टाइम पाथ क्या बन जाएगा, ऑसिलेटरी मूविंग इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई टी इक्वल 3 की पावर -4 t +5। यहाँ पे b क्या है जी, -4, यानी कि लेस देन 0 ही हुआ ना। जी सर। तो आपने क्या देना है, सो द टाइम पाथ इज ऑसिलेट, आंसर है। अच्छा। अच्छा, ये अभी आधी पिक्चर हो गई। नेचर ऑफ टाइम पाथ वो दो तरह से आपने बतानी है, एक या तो ऑसिलेटरी है या तो नहीं है, दूसरा ये भी बताना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। नॉन ऑसिलेटरी ये तो समझ आ गई, रुका हुआ है इक्विलिब्रियम। ऑसिलेटरी का मतलब ये मुसलसल हरकत में है, ये तो पता चल गया। लेकिन कन्वर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट वो एक डिफरेंट चीज है। कन्वर्जेंट का मतलब है इक्विलिब्रियम को आपका वो टाइम पाथ वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, ये कन्वर्जेंट होता है। और नॉन कन्वर्जेंट आहिस्ता आहिस्ता इक्विलिब्रियम से वो दूर होता जा रहा है, इसकी ऑसिलेशंस वो बढ़ती जा रही है। समझे बात, ये डाइवर्जेंट है। जी सर।
और एक यूनिफॉर्म भी होता है जिसमें वो सेम रहती है, ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, ये यूनिफॉर्म। तो अब कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए हेडिंग दे दें जरा, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ टाइम पाथ। इसमें पहली कंडीशन, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी ये ग्रेटर देन 1 हो तो इसे डायनामिकली डाइवर्जेंट बोलेंगे। द टाइम पाथ इज डायनामिकली डाइवर्जेंट। अभी जो पिछली एग्जांपल ये वाली बताई है, इस एग्जांपल में देखें वाई टी 3 की पावर -4t + 5, तो b तो -4 है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b ये 4 है ना, जी सर। ग्रेटर देन 1 ही हुई। तो आपने साथ ही बता देना है कि ये ऑसिलेटरी के साथ साथ डायनामिकली डाइवर्जेंट भी है। सो द टाइम पाथ इज डायनामिकली डाइवर्जेंट और एक्सक्लूसिव। दूसरी कंडीशन, इफ बी आपका लेस देन 1 हो जाए तो टाइम पाथ डायनामिकली कन्वर्जेंट हो जाएगा, स्टेबल बोलते हैं जिसे। स्टेबल। मिसाल, वाई टी 3 इंटू 1/2 की पावर टी +3, तो बी क्या है 1/2, लेस देन 1 होगा ना। जी सर। द टाइम पाथ इज डायनामिकली कन्वर्जेंट एंड या और स्टेबल आंसर है। ले ये चैप्टर 15 आ गया है, उसके बाद 16 और ये 17.2 ये होगी हमारी, ये डायनामिक स्टेबिलिटी आ गई। सिग्निफिकेंस ऑफ बी वो सारा हमने देख लिया है। ये यहाँ पे लिखी हुई हैं चीजें वही, बी ग्रेटर देन 1 हो तो फिर क्या होगा, क्या होगा, ये सारा मैंने आपको लिखवा दिया है। इन्होंने इधर इस वर्डिंग में पूरी में ये लिखा हुआ है, ये देख लें। बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इसे ऑसिलेशन नॉन ऑसिलेशन का पता चलता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का पता लगता है। ये चीज याद कर लेनी है, ये ऊपर वाली पूरी बहस का खुलासा है। एग्जाम्पल 1 और 2 ये करें, और एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1, नेचर ऑफ टाइम पाथ बताएं, ये वाला आपने करना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ टाइम पाथ ऑफ टेन ईच ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन इन एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में, उसकी भी आपने टाइम पाथ की नेचर बता देनी है। और क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द टाइम पाथ इज ऑसिलेटरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी करें एक्सरसाइज कंप्लीट करके।